नमस्कार, मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम स्मृतम। अर्थात जल एक ऐसा तत्व है जो जीव जगत के लिए संजीवनी है, या कहें कि जीवन की जीवंतता को परिभाषित करने वाला प्रमुख तत्व है। जल तत्व के इसी महत्व को समझते हुए पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए 2 फरवरी यानी आज के दिन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे अर्थात विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के पिछले अंक में वेटलैंड, रामसर साइट्स, पर्यावरण और मनुष्य जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के विचार। भारत ने अपने वेटलैंड्स के लिए जो काम किया है वो जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ श्रोता सोच रहे होंगे कि वेटलैंड्स क्या होता है। वेटलैंड साइट्स यानी वो स्थान जहां दलदली मिट्टी जैसी जमीन पर साल भर पानी जमा रहता है। कुछ दिन बाद 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है। हमारी धरती के अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर कई सारे पक्षी, जीव, जंतु निर्भर करते हैं। ये बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के साथ फ्लड कंट्रोल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी सुनिश्चित करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। वेटलैंड भले ही किसी देश में हो, लेकिन उन्हें अनेक मापदंडों को पूरा करना होता है, तब जाकर उन्हें रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। रामसर साइट्स में 20,000 या उससे अधिक वाटर बर्ड्स होने चाहिए। स्थानीय मछली की प्रजातियों का बड़ी संख्या में होना जरूरी है। आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव के दौरान रामसर साइट से जुड़ी एक अच्छी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 हो गई है, जबकि 2014 के पहले देश में सिर्फ 26 रामसर साइट्स थी। भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश वेटलैंड और रामसर साइट के विषय में अत्यंत समृद्ध है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के वेटलैंड्स रिपोर्ट, उस पर एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजा भोज के द्वारा बसाया गया नगर सारी दुनिया में तालाबों के शहर के रूप में मशहूर है। भोपाल में छोटे बड़े दर्जन भर तालाब हैं, लेकिन सबसे मशहूर है बड़ा ताल या बड़ी झील और छोटा ताल, जिसे स्थानीय लोग छोटी झील भी कहते हैं। वेटलैंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है, जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जिसे फॉरेस्ट वगैरह कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं, उसमें वेटलैंड सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है। एक तो बहुत बड़ा कार्बन सिंक होता है, मैं आपको पर्यावरण वाला उसका वो बता देता हूँ। कार्बन सिंक होता है, जितना ये कार्बन निकल रहा है ये सब उसमें जाके ये प्रोडक्टिविटी में चला जाता है वहाँ पे। तो वो कार्बन सिंक होना और क्लाइमेट चेंज जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा रोल है वेटलैंड का। ये तो एक अभी जो करंट में जो समस्याएं चल रही पर्यावरण, उसके बारे में आपको बता दिया, मगर अदरवाइज ऑल्सो वेटलैंड्स का जो महत्व है, एक तो लोकल बात हम करते हैं तो जो माइक्रो क्लाइमेटिक जो कंट्रोल्स होते हैं वो बहुत करता है, वो रेगुलेट करता है माइक्रो क्लाइमेट को। भोज वेटलैंड है तो भोज वेटलैंड हमारे भोपाल के माइक्रो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसका पर्यावरण में और वेटलैंड्स का। इसके अलावा ग्राउंड वाटर की बात कर देते हैं। देखिए वेटलैंड में तो कहता पानी आया रुका रहता है और धीरे धीरे वो डाउन स्ट्रीम जो ग्राउंड वाटर रहता है पूरा रिचार्ज करता रहता है उसको लेके,
तो हमें ग्राउंड वाटर की उपलब्धि रहती है। मैं आपको महत्व बता रहा हूँ कितने सारे उसमें रहते हैं। उसके बाद और ग्राउंड वाटर कितना महत्वपूर्ण है उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने को, नहीं तो अगर पूरा पानी जो आया अगर बह जाए तो ग्राउंड वाटर तो रीता का रीता रह जाएगा हमारा, जब गर्मी आएगी तो क्या करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वेटलैंड्स का, बड़े छोटे सब तरह के वेटलैंड्स का। फिर वेटलैंड्स के अंदर जैव विविधता बहुत होती है, क्योंकि वेटलैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत 200 फीट और 300 फीट का हो रहा है या 100 या 150 फीट का हो रहा है, अथाह है, दिख नहीं रहा है, उथला होता है, उसमें पानी ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता रहता है। और उसमें तरह तरह के रहने के हम लोग कहते हैं हैबिटाट्स होते हैं। उसमें मड है, उसमें चट्टान है, उसमें प्लांट्स हैं, तो उसमें इतनी तरह की जैव विविधताएँ होती हैं कि आप उसकी अध्ययन करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। भोपाल की बड़ी झील लगभग 31 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली है, लेकिन इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 360 वर्ग किलोमीटर है। वहीं छोटी झील भी लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली है। झीलों के इस विशाल नेटवर्क के कारण भोपाल देश का सबसे बड़ा वेटलैंड है, जिसे भोज वेटलैंड या भोज आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। भोज वेटलैंड को वर्ष 2002 में रामसर साइट का दर्जा मिला। दूर दूर तक फैली विशाल जलराशि अपने अंदर और चारों ओर असंख्य जीवों को पनाह देती है, जिसमें रंग बिरंगे प्रवासी पक्षी, स्थानीय पक्षी और अन्य जानवर शामिल हैं। भोज वेटलैंड 2002 में रामसर साइट घोषित हुआ, पर ये वेटलैंड दो हिस्सों में है, एक छोटा तालाब, बड़ा तालाब, जिसको अंग्रेजी में लोअर लेक और अपर लेक कहते हैं। दोनों मिलकर के भोज वेटलैंड कहलाते हैं। और ये 1000 साल पुराना वेटलैंड है, तालाब है, जिसको कि राजा भोज ने बनाया था। ये था तो कृत्रिम रूप से मनुष्य ने बनाया, लेकिन 1000 साल में इसमें वो सारे गुण आ गए हैं जो एक प्राकृतिक तालाब में होते हैं। और भोपाल की तो जीवन रेखा है। भोपाल की कल्पना तो हम बड़े तालाब और छोटे तालाब के बगैर कर ही नहीं सकते, बल्कि सारे तालाबों के बगैर। भोपाल झीलों का शहर है, करीब 18 यहाँ पे तालाब हैं, वेटलैंड्स हैं, और इन सब को बचाना हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। भोपाल का बड़ा तालाब पीने के पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। लगभग 5 लाख लोग को आज भी पेयजल की जो आपूर्ति है वो बड़े तालाब से होती है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि आजीविका का बहुत बड़ा साधन है, वन विहार के पास में है, तो हमारे बहुत सारे जीवन के जो रूप हैं, विविधताएँ हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे इस बड़े तालाब पे उनका जीवन निर्भर है, और इसलिए इस इकोसिस्टम को बचाना बहुत ज़रूरी है। भोपाल की झील अपने सौंदर्य और विशालता के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों और सैलानियों को आकर्षित करती हैं। यहाँ तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं। इस झील के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ तरह तरह के प्रवासी पक्षी हजारों मील की दूरी तय कर आते हैं और इन सुरम्य वादियों को अपना बसेरा बनाते हैं। प्रवासी पक्षियों की जहाँ तक बात करें तो उसमें जो है लगभग 80 से 100 प्रजातियाँ जो हैं वो यहाँ पे प्रवास करके आती हैं, और बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। तो वेटलैंड, क्योंकि वेटलैंड के ही कारण वो आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रवासी पक्षी हैं उसमें से बहुत सारी प्रजातियाँ जो हैं वो जलीय हैं। तो वेटलैंड के कारण यहाँ आते हैं, उनको मतलब कुछ महीनों का आवास के कारण और भोजन के कारण यहाँ रुकते हैं। तो इन प्रवासी पक्षियों के लिए वेटलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वेटलैंड नहीं रहेंगे तो ये प्रवासी पक्षी जो है वो आना बंद कर देंगे। भोज वेटलैंड जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। एक ओर जहां 20,000 से अधिक पक्षी यहां हर वर्ष आते हैं, वहीं तरह तरह के जीव जंतुओं की भी यह शरण स्थली है। यही नहीं, कई दुर्लभ जलीय वनस्पतियां और जीव भी यहाँ पनपते हैं, जिनमें मैक्रोपाइट्स की 106 प्रजातियां, फाइटोप्लैंक्टन की 208 प्रजातियां, मछलियों की 43 प्रजातियां, इसके अलावा 10 से अधिक सरीसृप भी यहाँ पाए जाते हैं। यह विशाल वेटलैंड नेचर फोटोग्राफरों का भी स्वर्ग है। उन्हें यहाँ अपने कैमरों में प्रकृति की सुंदरता को संपूर्णता के साथ कैद करने का मौका मिलता है। और हमारे भोपाल भोज वेटलैंड में सबसे बड़ी खासियत है कि ये सारस क्रेन जो होते हैं
सारस पक्षी बहुतायत पाया जाता है और करीब इसकी संख्या भी मतलब हम लोगों ने जो देखी होगी 150 से 200 के बीच में इकट्ठे हम लोगों ने क्रेज देखी है। भोपाल पक्षियों के लिए स्वर्ग की तरह है, क्योंकि ये भोपाल के आसपास और भोपाल में जो तालाब हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ये पक्षियों के लिए खाने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं खाने की प्रदान करती हैं। और जहाँ तक संख्या का सवाल है, भोपाल में करीबन 170 से 180 स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं और करीबन 30 से 40 प्रवासी पक्षी विंटर सीजन में या अलग अलग सीजन्स में आते हैं। भोज वेटलैंड के आसपास का इलाका दुर्लभ और खूबसूरत सारस पक्षी का भी निवास स्थल है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इनके संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। जी, पहला हमारा संरक्षण का यह है कि हम किसानों को अवेयर करें कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो कि पक्षियों के लिए हानिकारक है, उनको छोड़ के हम जो जैविक खेती है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और हम डेली एक मॉनिटरिंग करते हैं सारस की, जिससे पोचिंग जैसी समस्या है, शिकार, इसको थोड़ा रुकने में सहायता होती है। इस तरह हम संरक्षण निरंतर करते हैं। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड के अलावा सांख्य सागर वेटलैंड, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर वेटलैंड, इंदौर भई अन्य प्रमुख रामसर साइट्स हैं। इन विशाल जल राशियों के कारण एक व्यापक क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हो रहा है। ये वेटलैंड न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलकर इनका संरक्षण करें और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखें। कैमरा विनोद दोड़े के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। भोपाल के भोजलैंड से जुड़ी ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! जब AIC का है साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अभी उपस्थित हैं पर्यावरण विशेषज्ञ JNU के पर्यावरण विज्ञान संस्थान में कार्यरत प्रोफेसर PK जोशी। प्रोफेसर PK जोशी जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
जी, अभी हमने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य सुने। आपके जुड़ने से ठीक पहले हमने एक रिपोर्ट पेश की, भोपाल के भोज वेटलैंड से जुड़ी रिपोर्ट देखी। आपसे मेरा प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कई वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियां हैं। ये सारे स्थान किस तरह से भारत में या कहें कि जैव विविधता के संरक्षण में अपना योगदान देते हैं? देखिए, जब भी हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो एक टर्म यूज की जाती है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो जितने भी आर्द्र भूमि हैं, जितने भी वेटलैंड्स हैं, ये अपने में एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। यानी वहां की जो जैव विविधता जो है, जो बायोडायवर्सिटी वैल्यू जो है वो बहुत हाई है जी। और जो ये इकोसिस्टम है, ये एक इंटरफेस है वाटर और लैंड के बीच में, जमीन और पानी के बीच का एक इंटरफेस है जिसको हम लोग जनरली वेटलैंड बोलते हैं। तो इसमें आपको दोनों तरह की स्पीसीज मिलने की पूरी संभावना रहती है और इसी कारण से यहाँ की बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक होती है जब आप उसको टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक के साथ कंपेयर करते हैं। जब आप इंडिया की बात करते हैं अक्रॉस कंट्री, चाहे आप लेह लद्दाख में सो मुरारी की बात करें, चाहे आप चिल्का की बात करें ईस्टर्न कोस्ट में, या चाहे आप सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश की बात करें, सभी जगह ये देखा गया है कि जो वेटलैंड्स हैं उनके में नंबर ऑफ स्पीसीज बोथ प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स माइक्रोब्स, ये सब, इसकी संख्या काफी अधिक होती है। जी, रामसर साइट में जैसा कि हम जानते हैं कि रामसर साइट एक तरीके की संधि के बाद रामसर साइट ये नाम दिया जाता है। तो ये आर्द्र भूमि को सम्मिलित करने के लिए इस रामसर साइट में किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, इस बारे में जरा प्रकाश डालें। देखिए, ये रामसर साइट कॉन्सेप्ट जो है वो 1971 से शुरू हुआ और ये विभिन्न देशों में आज की तारीख में लगभग 197 कंट्रीज हैं जो इसकी सिग्नेटरीज हैं और इंडिया भी उसमें से एक है। और जो वेटलैंड्स को इवेल्युएट करते हैं बेस्ड ऑन उनकी बायोडायवर्सिटी, बेस्ड ऑन वो कितना लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन किस तरह की फिशेस हैं, बर्ड्स का विजिट किस तरह से है, और उसको जो एक जर्नल शब्द में हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, जो वहां की विशेष यूनिक स्पीसीज वहां पे कितनी प्रेजेंट हैं और उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ जो भी ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, ताकि उनको एक स्पेशल फोकस दिया जाए उनके बायोडायवर्सिटी के नाते, उनके सपोर्ट के नाते और उसमें डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी के नाते। तो मुख्यतः इन 3 क्राइटेरिया को लिया जाता है किसी भी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर करने के लिए। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में ऑल ऑफ सडन जो इनिशिएटिव है कंट्री का वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए वो बड़ा है और उसका एक बहुत बड़ा मानक ये है कि आज की तारीख में हमारे पास लगभग 75 रामसर साइट्स हैं, जो आज से कुछ वर्ष पहले 54 थी और उससे पहले लगभग 25 के अराउंड थी। जी, प्रोफेसर जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम रुख करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर, जो कि सुदूर पूर्वोत्तर भारत के सुरम्य मणिपुर से संबंधित है, जहां का खूबसूरत लोकतक झील रामसर साइट के रूप में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आइए देखते हैं वहां के सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों से सजी हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर भारत की सुरम्य वादियों में बसा मणिपुर और इस राज्य की मनमोहकता को और भी अधिक निखारती है विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील, जो अपनी अनूठी जैव विविधता की वजह से विख्यात है। लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की झील है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। झील के चारों ओर सुंदर पहाड़ियां हैं, उनके बीच में बसे हैं छोटे छोटे टापू। लोकतक झील के आसपास के विशाल कृषि क्षेत्रों में स्वदेशी धान की खेती की जाती है। यहाँ के किसान इस वेटलैंड के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरा नाम है सैम रैंड्रो। मैं लोकतक झील के पटलू क्षेत्रों में एक किसान हूँ।
मेरी अपील है कि वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के तहत लोकतक झील को संरक्षित करने की कृपा करें। लोकतक झील में एक अनूठा पारिस्थितिक तंत्र है जिसे फुमदी कहते हैं। फुमदी एक मणिपुर शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी और वनस्पति की तैरती हुई चटाई। लोकतक झील में फुमदी का सबसे बड़ा क्षेत्र केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में लुप्त प्राय मणिपुर प्रोएंट लड़ हिरण पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय रूप से सांगई के रूप में जाना जाता है। गौरतलब यह है कि इसे हिरण की उप प्रजातियां म्यांमार और भारत चीन में पाई जाती हैं। केबुल लामजाओ इस राष्ट्रीय उद्यान को इसी हिरण की प्रजाति की रक्षा के लिए बनाया गया था। मणिपुर के लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से लोकतक से बेहद करीब से जुड़े हुए हैं। जल विद्युत ऊर्जा के घरेलू उत्पादन, सिंचाई, भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कई पौधों के आवास हैं। कई पौधों के आवास स्थानीय लोगों के लिए मछली पकड़ने का मैदान, चारा, दवाओं तथा मनोरंजन के लिए भी झील का खास महत्व है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। अपनी जवानी के दिनों में हम लोकतक झील और उसके आसपास सभी प्रकार के स्थानीय मछलियां लाने में सक्षम थे और हमारे परिवार को बेचने और पालने के लिए पर्याप्त मात्रा में थे। हम लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए लोकतक झील का कायाकल्प करने की अपील करते हैं। वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता की अद्भुत छटा बिखेरने के साथ पर्यटन के लिए भी अपार संभावनाओं की मौजूदगी लोकतक झील को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इम्फाल से एन नंदू सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रोफेसर जोशी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है। प्रोफेसर जोशी, हमने एक रिपोर्ट देखी अभी मणिपुर से संबंधित। मेरा सीधा छोटा सा प्रश्न यह है कि सुदूर पूर्वोत्तर का जो भारत जो है उसका प्रत्येक हिस्सा प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है, तो ऐसे में रामसर साइट जो बनने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी हैं? क्योंकि बहुत कम मेरे हिसाब से अभी तक तो 75 ही रामसर साइट्स हैं भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत की जो खूबसूरत वादियां हैं वहां पर कितनी ऐसी और साइट्स हैं जहां पर रामसर साइट्स के तौर पर उन्हें उल्लेखित किया जा सकता है भविष्य में? देखिए, जो पूर्वोत्तर भाग जो है उसमें काफ़ी इस तरह के वेटलैंड्स हैं। असम का पूरा कैचमेंट जो है वो इस तरह के वेटलैंड से भरा है। आपने मणिपुर की रिपोर्ट दिखाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ की एंडेमिसिटी, वहाँ की जो स्पेशल, वहीं की यूनिक स्पीसीज जो हैं वो और भूभाग में नहीं पाई जाती हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज जो स्वयं एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आता है, ये सारे कॉम्बिनेशंस को देखते हुए वहां के वेटलैंड्स को कंजर्वेशन की अत्यधिक आवश्यकता है। और इसके नाते ये उधर लगभग 10 ऐसे वेटलैंड्स और आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जो हमारे रामसर साइट्स में आएंगे। आपकी रिपोर्ट के साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगा कि लोकतक लेक को ईमा की संज्ञा दी गई है। लोकल लैंग्वेज में ईमा का मतलब होता है माँ, जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करती है, जो विषम परिस्थितियों में भी आपको सुरक्षित रखती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट की काफी लेक्स जो हैं, जो वहाँ का वाटर सिस्टम जो है वो वहाँ की ब्यूटी को ही मेंटेन नहीं करता बट लोकल लोगों की नीड्स को भी पूरा करता है। इसी नाते वहाँ रामसर साइट्स की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। जी जी बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हम रुख करते हैं आगे अपनी इस खास कार्यक्रम में। वेटलैंड्स का विस्तार पूरे देश में है और हर राज्य में है। एक न एक विशेष रामसर साइट्स हमारे यहाँ हर एक राज्यों में हैं। पेश है देश की प्रमुख रामसर साइट्स पर एक खास रिपोर्ट।
सुदूर दक्षिण के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है वेदांतांगल झील और पक्षी अभयारण्य। यह देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभयारण्य है। यह 30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विस्तृत संरक्षित क्षेत्र है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 26 दुर्लभ प्रजातियों सहित 40,000 से अधिक पक्षी हर साल मौसम के दौरान अभयारण्य में आते हैं और यहाँ के प्राकृतिक परिवेश को और भी खूबसूरत बना देते हैं। जहाँ पक्षी प्रेमी आकर यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरों में कैद करते हैं। पक्षियों के कलरव और उनके समूह वास्तव में इस प्राकृतिक दृश्य को और भी मनोरम बना देते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका लेक। यह प्रकृति और आस्था का दिव्य संगम है। इस सरोवर को वर्ष 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया। 402 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस विशाल सरोवर के किनारे स्थित है सुप्रसिद्ध रेणुका देवी मंदिर। हर वर्ष यहाँ एक 5 दिवसीय मेला आयोजित होता है, जहाँ दुनिया भर के श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सरोवर है, जहां 50,000 से अधिक प्रवासी पक्षी हर वर्ष डेरा डालते हैं। राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है सुप्रसिद्ध सांभर झील और मां शाकंभरी का मंदिर। 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली यह झील वर्ष 1990 से रामसर साइट के रूप में मान्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं, जिनमें देशी और प्रवासी दोनों ही तरह के पक्षी शामिल हैं। हर साल लगभग 1 से 1.5 लाख की तादाद में यहाँ पे लेसर फ्लेमिंगो आते हैं। इसके अलावा जैसे और भी कई 9 प्रकार की डक्स हैं, पेलिकन्स हैं। इसके अलावा कई शिकारी पक्षी हैं, जैसे कि जो काफ़ी रेयर हैं, जैसे दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन। ये भी काफ़ी तादाद में, लगभग 15-20 नंबर तो इनका भी सांभर में देखा जा सकता है। सांभर झील के किनारे स्थित है मां शाकंभरी देवी का मंदिर। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं और साथ ही सांभर झील और उसके आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील। यह लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली भारत की सबसे बड़ी झील है। साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा तटीय लैगून भी है। जैव विविधता के मामले में भी चिल्का दुनिया के सबसे समृद्ध वेटलैंड्स में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा बसेरा है। यहाँ 160 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले देश के विशाल सरोवर और वेटलैंड्स भारत की जैव विविधता के अद्भुत खजाने हैं और हमारे देश के पर्यावरण के सक्षम रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रोफेसर जोशी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे इस बाबत है कि हम देखते हैं कि पक्षी अभयारण्य बहुत हैं भारत में और पक्षियों का आगमन होता है साइबेरिया आदि कई देशों से, द्वीपों से। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो पक्षियों का समागम होता है वो किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में भारतीय या फिर वैश्विक जैव विविधता को प्रभावित करता है? देखिए, किसी भी इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन होती है उसकी फूड चेन से या उसकी फूड वेब से। तो जो ये प्रवासी पक्षी जो आते हैं या जो अन्य पक्षी या जीव जंतु जो वेटलैंड्स के आसपास मिलते हैं, ये हमारी फूड चेन जो है उस इकोसिस्टम की उसको स्ट्रेंथन करते हैं। और जो उसके हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, उसके ट्रॉफिक लेवल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसके नाते उस सिस्टम में एक स्टेबिलिटी भी आती है, साथ के साथ उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। और उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम अगर सरल शब्दों में बोलें तो वो वहां की बायोडाइवर्सिटी को इनरिच करती है और उसको इंश्योर करती है। तो इस नाते इस तरह के पक्षियों का आगमन और उस जो फूड चेन जो है उसको स्ट्रेंथन करने में ये बहुत हेल्प करती है। जी, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पीके जोशी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस विशेष प्रस्तुति में जुड़े। एक बार फिर से आपका आभार आपके प्रति।
दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे हमारे कई क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा जुटाए गए बेहद सुंदर दृश्यों से सज्जित रिपोर्ट्स हमने दिखाए। उन रिपोर्ट्स के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर अपने आयोजन के साथ अपनी थीम, इस वर्ष की जो थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन के उद्देश्य में यह सफल हो, इसी विचार के साथ हम अपनी इस विशेष प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं। हमें दीजिए आज्ञा और आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ की अग्रिम प्रस्तुति के साथ। नमस्कार।